आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं स्पर्म से जुड़े हुए जितने भी टर्म्स हैं मैं उन सबको बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। यानी गागर में सागर जैसा ये वीडियो रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पर्म से संबंधित प्राइमोर्डियल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और उनसे संबंधित बहुत सारी जो प्रोसेस हैं उनमें कंफ्यूज रहते हैं। और अगर यह यहाँ कन्फ्यूज़न रहेगी तो फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी असुविधा होती है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि इस स्लाइड पे लिखे जितने भी टर्म्स हैं मैंने सभी टर्म्स को इकट्ठा किया है एक जगह पे, ताकि मैं उनके बीच में अगर कोई अंतर है तो इसको मैं क्लियरली आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशंस बहुत कम समय में मिलने वाली है। तो देखिए प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो टर्म्स है ये इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं या बुक में जो है ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया इन दोनों को एक जैसा ट्रीट करते हैं। बट ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल का मतलब होता है कि इन केस ऑफ ह्यूमन ये प्रिकर्सर सेल्स हैं। ये एक्चुअल में प्रिकर्सर सेल्स हैं। प्रिकर्सर सेल्स का मतलब होता है कि जिस सेल से हमारा गैमेट बनता है ऐसे सेल्स को हम लोग बोलेंगे प्रिकर्सर जर्म सेल। और ये जर्म सेल रहता है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक, यानी आपको पता है कि गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो मेल में सेमनीफरस ट्यूबल्स में होता है और फीमेल में ओवरी में होता है। लेकिन जब एक बेबी मदर के वूम में, मेल बेबी और फीमेल बेबी जब डेवलप कर रहा होता है तो ये जो प्रिकर्सर टिश्यूज़ हैं ये एक्स्ट्रा टेस्टिस या फिर एक्स्ट्रा ओवेरियन ओरिजिन के होते हैं। एक्चुअली में ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म्स से तैयार होता है। जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म से प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होने के बाद ये गट इंडोडर्म से होता हुआ फाइनली जाके अपने साइट पे प्लेस होता है। ये सब एम्ब्रायनिक कंडीशन में हो जाता है। साइट पे प्लेस होने का मतलब हुआ कि ये सेमनीफरस ट्यूबल्स के वॉल के पास जाकर अटैच होता है और फीमेल में ओवरी में जाकर अटैच होता है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं ये एक्स्ट्रा इनकी ओरिजिन होती है। इनकी ओरिजिन साइट से पहले होती है और उसके बाद ये जाकर प्लेस होते हैं अपने साइट ऑफ एक्शन पे। उसी तरीके से स्पर्मेटोगोनिया जो है ये डायरेक्ट जर्म मदर सेल इसको बोलते हैं। डायरेक्ट जर्म मदर सेल का मतलब हुआ कि जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हैं, ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हैं जो टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स के अंदर मिलते हैं और इनका नंबर पर लोब्यूल 1 to 4 होता है। तो इस सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर में इस वॉल को हम लोग बोलते हैं लमाइना। और इस लमाइना के ऊपर जो टिश्यू रहता है जिनमें मियोसिस होकर, माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही होकर जिनसे स्पर्म बनता है, फाइनली इस लेयर को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया का डिफरेंस क्या हुआ कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एक्स्ट्रा गोनेडल होता है, गोनेड्स के बाहर से वो आकर प्लेस होता है और जब वो अंदर आके जब वो प्लेस हो जाता है एम्ब्रायनिक कंडीशन में फिर ये स्पर्मेटोगोनिया हो जाती है। तो ये दो टर्म्स क्लियर है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? स्पर्मेटोसाइट जब स्पर्मेटोगोनिया है जो स्ट्रक्चर है, स्पर्मेटोगोनिया से फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस में, स्पर्मेटोगोनिया से फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस में जो सेल्स बनते हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट से ही स्पर्मेटोसाइट दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट ए, ये ग्रुप ए फैमिली से होते हैं और यही फिर माइटोटिकली डिवाइड होकर स्पर्मेटोसाइट बी प्रोड्यूस करते हैं जिनके अंदर मियोसिस होकर और आगे का प्रोसेस यानी कि स्पर्मेटिड और स्पर्म रेडी होते हैं। हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को भी बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे सब टर्म्स आएंगे। अभी मैं आपको जो अभी तक बताया कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एक्स्ट्रा गोनेडल होते हैं, वो टेस्टिस
के अंदर सेमनीफरस ट्यूबुल्स के अंदर आकर जब वो लेयरिंग बनाते हैं, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। और स्पर्मेटोगोनियम में डिवीज़न के बाद, कैसा डिवीज़न होता है बाद में डिस्कस करेंगे, डिवीज़न के बाद जो सेल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। अब स्पर्मेटोसाइट के से बनता है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्या होता है? इसको हम लोग बोल सकते हैं एक इमेच्योर स्पर्म, मतलब स्पर्म के पहले का जो स्टेज होता है। ये एक स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होकर ये स्ट्रक्चर बनता है और फर्दर ये स्ट्रक्चर सेटोली सेल्स के अंदर अपने हेड को प्लेस करते हैं और उसके बाद से वो स्पर्मेटोजोआ बनकर बाहर आते हैं। तो स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोजोआ का बीच का एक लगभग इन प्रोसेस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटोजोआ, आपको पता है स्पर्मेटोजोआ जो है ये मेल गैमेट है और स्पर्मेटोजोआ सेमनीफरस ट्यूबुल्स के अंदर में जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनमें डिवीज़न के बाद स्पर्मेटिड के बाद प्रोसेस होकर सेटोली सेल्स के अंदर में स्पर्मेटिड अपने हेड को प्लेस करते हैं और उसके बाद वो मैच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ प्रोसेस हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ प्रोसेस हैं, जैसे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटो नाम में ही है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन होता है और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब हो गया कि स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन। और स्पर्मेटोसाइट कहाँ से आएंगे? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनता है, तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। अब है स्पर्मेटिडोजेनेसिस। नाम में स्पर्मेटिड है, यानी कि स्पर्मेटिड कहाँ से? स्पर्मोसाइट से स्पर्मेटिड बनता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटिडोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद टर्म्स हैं स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बनता है। देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट को प्लेस किया है ताकि एक के बाद दूसरा स्टेज आए और साथ में आपको क्लियर समझ में आए कि स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब देखिए क्या है। ये एक स्पर्मेटिड है और इस स्पर्मेटिड से धीरे धीरे सेटोली सेल्स के अंदर अपने हेड को प्लेस रखता है। सेटोली सेल्स हैं, इसमें ये अपने हेड को प्लेस रखा है। इसके हेड में तमाम तरह के चेंजेस आएंगे, स्ट्रक्चर में, साइज में, फिजियोलॉजी में, सब चेंज होकर लास्ट में मैच्योर स्पर्म बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, मैंने स्पर्मेटिड से स्पर्म। बस इसको सिंपल तरीके से बस आप वर्ड टू वर्ड लर्न करके रखिए, बहुत सुविधा होगी आपको। अब आ गया स्पर्मिएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड इंट्रेंस, कॉम्पिटिटिव इंट्रेंस, मेडिकल इंट्रेंस में ये क्वेश्चन को बहुत बार देखा गया है। स्पर्मिएशन का मतलब होता है, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इस टर्म्स में, पर इस बात को ध्यान रखिएगा। स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि सेटोली सेल के अंदर, यहाँ पे इस ड्राइंग में जो क्लियर है, सेटोली सेल के अंदर, ये सेटोली सेल है, इसमें येलो कलर का जो कुछ सेल दिख रहा है, इसके अंदर ये स्पर्म अपने हेड को प्लेस रखे हैं, यानी स्पर्मेटिड्स अपने हेड को अंदर में प्लेस रखे हैं। अब जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो मैच्योर होने के बाद ये अपने हेड को बाहर निकाल लेते हैं, बट रहते हैं ये सेमनीफरस ट्यूबुल्स के बाहर ल्यूमेन में। देखिए ये सेमनीफरस ट्यूबुल्स का अगर बाहर से अगर कट दिख रहा है तो ये इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। और इस जगह पे सेल्स होते हैं, जो भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स जो हैं वो इस जगह पे सेल्स हैं और इन सेल्स के बीच में सेटोली सेल्स होते हैं, तो कॉलमनर सेल्स होते हैं। तो स्पर्मेटिड अपने हेड को इन प्रोसेस इसके अंदर प्लेस रखते हैं, बट जब वो मैच्योर हो जाता है तो सब बाहर निकल के एक जगह पे प्लेस हो जाते हैं ल्यूमेन के पास। तो ये कॉन्सेप्ट है स्पर्मिएशन का। स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि मैच्योर स्पर्मेटिड सेटोली सेल से बाहर निकल के सेमनीफरस ट्यूबुल्स के ल्यूमेन में रहते हैं, वहाँ से वो बाहर नहीं जा रहे होते हैं, तो इसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। यानी स्पर्म जो है वो टेस्टिस के अंदर ही है। अगर वो सेमनीफरस ट्यूबुल से बाहर निकलकर रेटेड टेस्टिस से होता हुआ, वासा एफ्रोनिशिया से होता हुआ अगर एपिडिडेमिस पहुंच गया तो इसको बोला जाएगा कि स्पर्म टेस्टिस के बाहर चला गया है। और इस केस को हम लोग बोलेंगे सेमिनेशन। मतलब अगर वो एपिडिडिमिस से बाहर निकल गया है, अगर सेटोली सेल से बाहर निकला है और टेस्टिस में है तो उसको, उस टर्म्स को हम लोग बोल रहे हैं स्पर्मिएशन। बट अगर वो एपिडिडिमिस में पहुंच गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे सेमिनेशन, टेस्टिस से बाहर निकल गया है तो। और पूरा इवेंट को माने स्पर्मेटोगोनियम से करके मैच्योर्ड स्पर्म ये जो बना, इस पूरे इवेंट को हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और लास्ट में एक वर्ड है इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग क्वाइटस या फिर
सेक्स के समय पे जो स्पर्म्स, जो सीमेन के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब इंटरी करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ताकि वो फ्यूचर में जाकर एग को फर्टिलाइज कर सके। अब जितने भी टर्म्स हम लोगों ने देखे हैं, इन सभी टर्म्स को अगर हम लोग एक चार्ट के थ्रू अगर स्टडी करें तो फिर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस भी हम लोग को ईजिली समझ में आएगा। और इस स्पर्मेटोजेनेसिस को समझते समय हम लोगों को कुछ टर्म्स को भी बहुत क्लियर कर लेना होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आते ही हैं। देखिए, सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर जो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर हो गया, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल कॉन्सेप्ट हो गया, ये स्पर्मेटोगोनिया। तो अगर यहाँ पे एक सेल से एग्जांपल दिखाया गया कि मान लीजिए स्पर्मेटोगोनियम ए है, ए और बी का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। स्पर्मेटोगोनिया ए है जहाँ पे जो प्रोसेस में शामिल होगा और उससे माइटोटिक डिवीज़न करके बनेगा स्पर्मेटोगोनियम बी। देखिए यहाँ माइटोटिक डिवीज़न का रोल क्या है। लिमिटेड नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम सेल अगर रहेंगे तो फिर अगर उनमें मियोसिस डायरेक्ट हो जाएगी तो वो सेल सब तो एंड हो जाएंगे, बट मिलियंस ऑफ स्पर्म प्यूबर्टी के बाद मेल में पर डे प्रोड्यूस होते हैं, मिलियंस ऑफ करोड्स में स्पर्म चले जाते हैं। तो बार बार क्या होता है कि जो मदर सेल है वो माइटोटिक डिवीज़न करके अपने नंबर को पहले वो ह्यूज जनरेट कर लेते हैं। और इसका मतलब हम लोग क्लास 10 में कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जर्म सेल्स के अंदर में मियोसिस होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई होगा कि जर्म सेल्स के अंदर में पहले माइटोसिस होता है, उसके बाद मियोसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस हो या फिर oogenesis हो, सबसे पहले क्या होगा, अपने नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। इस सीक्वेंस को दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि ये कई इंट्रेंस एग्जामिनेशन में टर्म्स को जंबल अप करके आता है। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा सेल्स का, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ होगा, माइटोसिस। मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर आएगा आपका ग्रोथ, यानी इसके बाद से सेल्स अपने आप को ग्रोथ करेंगे ताकि वो मियोसिस के डिवीज़न में शामिल हो सकें। और इसके बाद फिर आएगा आपका मियोसिस। तो पता है आपको कि मियोसिस के 2 स्टेज होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और मियोसिस 1 इज़ ट्रू रिडक्शनल डिवीज़न, यानी कि कोई सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो वो मियोसिस 1 में जाएगा तो वो n में कन्वर्ट हो जाएगा। और मियोसिस 2 में क्या है, इसका नंबर मेंटेन रहेगा बट सेल का नंबर बढ़ जाएगा। यानी मियोसिस 1 में 2n से n 2 सेल होते हैं और ये जो 2 सेल होते हैं वो फिर मियोसिस 2 में 4 हो जाते हैं। तो ये स्टेज याद रखिएगा, या oogenesis हो या स्पर्मेटोजेनेसिस हो, पहले स्पर्मेटोगोनियम के जो सेल्स होते हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन में जो ए स्पर्मेटोगोनिया सेल हैं वो जो फ्रेश राउंड सेल प्रोड्यूस करेंगे माइटोसिस के बाद, उसको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम बी। और इस स्पर्मेटोगोनियम बी में फिर जब ग्रोथ होगा तो फिर उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर को भी पकड़ के चलना पड़ेगा। अगर मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर अगर 2n है तो फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सेल बन रहे हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर 2n होगा। जो ग्रोथ के बाद, ग्रोथ का मतलब तो डिवीज़न नहीं हुआ, ग्रोथ हुआ, यानी कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेगा। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, मियोसिस 1 होता है तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, हाफ हो जाएगा। यानी इस सीक्वेंस को अगर चेक करें तो यहाँ देखिए स्पर्मेटोगोनिया है, ये बी स्पर्मेटोगोनिया बना, इसके बाद से ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या रहेगा, आपका 2n रहेगा। इसके बाद से डिवीज़न के बाद बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और यहाँ पे देखिए बगल में ये टर्म्स मेंशन भी किए हैं कि इस प्रोसेस को बोलते क्या हैं, इसलिए मैंने इस ड्राइंग को चुना है। अब देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में यहाँ पे इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ तो क्या बना, आपका बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि इसका क्रोमोसोम नंबर अगर 2n है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम n हो जाएगा, मियोसिस 1 हुआ है। फिर इनमें मियोसिस 2 होगा और ये नंबर जो है ये हो जाएगा आपका स्पर्मेटिड जो बनेंगे ये हो जाएंगे क्रोमोसोम नंबर n हो जाएगा इसमें। अब ये स्पर्मेटिड सेटोली सेल से अपने हेड को प्लेस करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, इसके अंदर में स्पर्म सेल बन के हैप्लॉइड के रूप में बाहर निकलेंगे।
और बाहर निकलने को पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। इसके बाद से फिर यहाँ से ये मूव कर जाएंगे अपने रूट से। रूट को मैं एक वीडियो में समझा चुका हूँ कि कहाँ से कहाँ वो जाते हैं, और फाइनली ये सेमिनेशन हो जाता है, यानी कि टेस्टिस से ये बाहर निकल जाते हैं। याद रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक स्पर्म को बनने के लिए अराउंड 72 टू 74 डेज़ का टाइम लगता है। ये आवर्स में नहीं, डेज़ में बोल रहा हूँ। यानी मिलियंस ऑफ स्पर्म जो किसी मेल के बॉडी में आज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आज स्पर्मेटोगोनियम डे से लेकर आज मैच्योर डे के बीच में 72 टू 73 डेज़ जो है वो प्लेस लग चुके हैं। विटामिन ई का बहुत ज़रूरत पड़ता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, क्योंकि विटामिन ई टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कराता है ज़्यादा करके, और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म के मैच्योरिटी में भी हेल्प करता है। एस्कॉर्बिक एसिड भी हेल्प करता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी हेल्प करता है। और एक बहुत मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिंक, जिंक भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्पर्म के हेल्दी रखने में। इनफैक्ट कि आवर बॉडी नीड्स 100 टू 200 मिलीग्राम जिंक पर डे, और ये जिंक जो है ये स्पर्म के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। स्पर्म के हेड के अंदर जो डीएनए है उसकी स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है। तो ये इन्फॉर्मेशंस को थोड़ा सा काउंट में रखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू आवर फाइनल स्लाइड एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म जो है आप बहुत जगह पढ़े होंगे, बहुत इन्फॉर्मेशंस भी आपके पास होगी, पर यहाँ पे मैं सब जीस्ट में बोलता हूँ। कुछ टर्म्स ऐसे बोलता हूँ जो टर्म्स के ऊपर आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे एक्रोजोम, आपका ये सब टर्म्स बहुत स्टूडेंट्स अगर नहीं सुने होंगे तो फिर उनको आज सुन लेने की ज़रूरत है एक बार। जैसे एक्रोजोम, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, पोटामाइंस क्या है, सेंट्रियोल्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं, जेनसन्स रिंग या रिंग सेंट्रियोल क्या होता है, नेबर्नकन सीथ क्या होता है, मैंचेट क्या होता है, ये टर्म्स आपको जान लेने होंगे। बस इसी टर्म्स के लिए मैंने इस स्लाइड को इंक्लूड किया है। तो मैं आपको बता दूं कि पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि स्पर्म सेल्स का जो फेवरेट जो मेटाबॉलिक एनर्जी जहाँ से ये पाते हैं वो फ्रुक्टोज़ है, यानी ये फ्रुक्टोज़ का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, स्पर्म नीड फ्रुक्टोज़ फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ सर्वाइवल। स्पर्म को फिर जिंक की भी बहुत ज़रूरत होती है। विटामिन ई पहले ही बता चुका हूँ कि विटामिन ई जो है वो स्पर्म के स्पर्मेटोजेनेसिस और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब शुरू से बात कर लेते हैं कि स्पर्म के का पूरा जो बॉडी रहता है, इसमें हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होता है। हेड जो होता है स्पर्म का, उसका सबसे इंटीरियर स्ट्रक्चर जो, देखिए स्पर्म एक सेल है, एक स्मॉल सेल है स्पर्म हमारे बॉडी में, यानी एक सिंपल सेल से ये स्पर्म मॉडिफाइड हुआ है। मैच्योर होते होते बहुत सारे स्टेजेस के बाद ये जाके मॉडिफाइड होकर पूरा स्पर्म बना है। इसको बनने में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 72 टू 73 डेज़, कहीं कहीं 75 डेज़ भी आप पढ़ सकते हैं, इतने दिनों का टाइम लगता है। अब सेल के अंदर में जो गोल्जी बॉडी होता है, वो गोल्जी बॉडी मॉडिफाई होकर बनाता है एक्रोजोम लेयर। ये एक्रोजोम क्या है? ये एक्रोजोम एक टिप लेयर है, जैसे आपका पेन का टिप होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेड होता है, कवर होता है, उस तरीके से एक्रोजोम जो है ये डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, अंदर का जो डीएनए है। साथ में इसके लेयर्स में एक्रोजोम का जो अंदर में जो यहाँ पे एक कलर से जो लेयर बना हुआ है, इसके अंदर में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो स्पर्म को फ्यूचर में फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। ओवा के अगल बगल में सराउंडिंग बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो इन लेयर्स को क्रॉस करके स्पर्म को, हेड को ओवा के अंदर जाना होता है। तो ये जो लेयर्स होते हैं ओवा के, जैसे कि जोना पेलसिडा हो गया, कोरोना रेडियाटा हो गया, कुछ फॉलिकुलर सेल्स हो गए, तो इनको क्रॉस करके स्पर्म को आगे बढ़ना होता है। तो इन लेयर्स को क्रॉस करने के लिए इसके अंदर में ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पर हम लोगों का सिलेबस और स्टैंडर्ड के स्कोप में आप अगर 3 का नाम याद रखते हैं तो बहुत सुविधा होगी। ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। और अगर मैं स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो अगर आप मेडिकल फिजियोलॉजी की बात कीजिएगा तब तो आपको बहुत सारे टर्म्स को दिमाग में रखना पड़ेगा जो कि पॉसिबल फ़िलहाल के लिए नहीं हैं। तो हम लोग कुछ टर्म्स को अपने दिमाग में रखेंगे अपने इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। जैसे टर्म्स हो गया आपका हायालूरोनाइडेज, एक टर्म है, एक एंजाइम है, उसका नाम है हायालूरोनाइडेज। हायालूरोनाइडेज एक्चुअली क्या होता है
कि ये ओवा के अगल बगल में जो सेल्स होते हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, सीमेंटिंग रहते हैं पूरा। और इनको जोड़ने में, ये जो सेल्स हैं जो ओवा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको जोड़ने में जो एंजाइम यहाँ पर हेल्प करता है, जो प्रोटीन इनको बाइंड करने में हेल्प करता है, उसका नाम है हायालुरोनिक एसिड। हायालुरोनिक एसिड, ये हायालुरोनिक एसिड को ये हायालुरोनाइडेज जो है ब्रेक करता है, ताकि ये कवर ब्रेक हो जाएं, बिखर जाएं और स्पर्म्स मूव कर सके अंदर की तरफ। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है उसका नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। उसका नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये क्या होता है कि एक के बाहर, इसको मैं लिख नहीं पाया, दूसरे कलर का चॉइस करता हूँ। इसको बोलते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो दूसरा ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। ये क्या करता है, जो कोरोना रेडियाटा होता है एक के चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स के अंदर में, उसको वो डाइजेस्ट करता है। और एक है जोना लाइसिन या स्पर्म लाइसिन, जो जोना पैलेसिडा को क्रॉस करता है। एक का जो इमीडिएट मेम्ब्रेन है, कवरिंग है जोना पैलेसिडा, उसको क्रॉस करने के लिए है आपके पास एक्रोजिन। ये 3 ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को हम लोग मिलाकर बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। और इसी स्पर्म लाइसिन को प्रोटेक्ट करता है एक्रोसोम, जो कि सेल के गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। ये याद रखिए, ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। एक्रोसोम बहुत एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद स्पर्म के अंदर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को अपने पास रखता है। फादर पैटर्नल क्रोमोसोम्स, इसके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ एक इन्फॉर्मेशंस हैं कि जनरली हमको पता है कि जो डीएनए को वो रखता है अपने पास, हम लोग को जनरली पता है कि डीएनए के साथ एक प्रोटीन रहता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये नॉर्मल सेल्स में रहता है, बट याद रखिएगा स्पर्म के डीएनए के अंदर में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। स्पर्म के डीएनए के अंदर में रहता है एक स्पेशल प्रोटीनिक ग्रुप जिसका नाम है प्रोटामाइंस। प्रोटामाइंस स्पर्म के डीएनए के साथ रहता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो डीएनए को एकदम इनएक्टिव बना, शॉर्ट जगह में स्टोर करने में हेल्प करता है और डीएनए को एकदम इनएक्टिव बना देता है, ताकि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जैसा कोई भी प्रोसेस वहाँ पे ना हो। कम से कम जगह में स्पर्म कोआगुलेट होकर रह सके, मतलब एकदम इनएक्टिव कंडीशन में स्पर्म रह सके। और एक बात कि ये प्रोटामाइंस जो होते हैं ये आर्जिनिन रिच होते हैं, यानी कि बेसिक अमाइनो एसिड आर्जिनिन रिच होते हैं। काफ़ी आर्जिनिन रहता है प्रोटामाइंस में। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिला कि जो डीएनए रहता है स्पर्म का, उसके अंदर में प्रोटामाइंस रहते हैं, हिस्टोन नहीं रहता है। इसके बाद हम लोग चले जा रहे हैं एक दूसरे कि इसके नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। एक सेंट्रियोल है आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा सेंट्रियोल आपका है डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये जो नेक रीजन है, इसमें इस जगह पे आपको दोनों सेंट्रियोल देखने को मिलेंगे। ये प्रॉक्सिमल सामने की तरफ है और ये डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है कि जब स्पर्म एक को फर्टिलाइज़ करता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनेगा और जब सेल डिवीज़न शुरू होगा, जाइगोट बनने के बाद जब सेल डिवीज़न शुरू होगा, तो उस समय डिवीज़न में ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगा। एक की तरफ से सेंट्रियोल नहीं रहता है, स्पर्म की तरफ से सेंट्रियोल टेक पार्ट करता है सेल डिवीज़न में। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है, पीछे की तरफ का जो सेंट्रियोल है, वो एक्सियल, ये जो टेल है स्पर्म का, ये एक्सियल फिलामेंट से मिलकर बना होता है। ये एक्सियल फिलामेंट से मिलकर बना होता है। ये एक्सियल फिलामेंट जो है वो डिस्टल सेंट्रियोल प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं बैटरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बैटरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म में, ये देखिएगा टेंजेंशियली इससे प्लेस्ड किया हुआ है। और करीब करीब एक रिपोर्ट से मैंने पता किया कि 50 to 75 एक्सपेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया है ईच स्पर्म। और माइटोकॉन्ड्रिया के जो शीट रहता है, इसके साथ पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं नेबर्नकन्स पार्टिकल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग नेबर्नकन शीट बोलते हैं। नेबर्नकन शीट का मतलब हुआ कि ये जो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको एक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नेबर्नकन शीट। नेबर्नकन शीट। और ये साइटोप्लाज्म के साथ इस पूरे शीट को, इसके ऊपर एक शीट प्लेस रहता है, साइटोप्लाज्म के साथ पूरे शीट को हम लोग बोलते हैं मेंचेट। ये छोटा सा टर्म सब यहाँ लिखा हुआ मैंने।
और एक सेंट्रियोल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल, वो इस जगह पर प्लेस रहता है, रिंग सेंट्रियोल इस जगह, ये फॉल सेंट्रियोल है। इसको बोलते हैं जेनकिंस रिंग बोलते हैं, कहीं कहीं इसका स्पेलिंग जेड से भी देखने को मिला है, तो जेनसेंस रिंग या फिर कहीं पे जे से भी है, तो जेनसेंस रिंग बोलते हैं। ये जेनसेंस रिंग करता क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को लोअर साइड में प्लेस होने नहीं देता है। इसके बाद बाकी जो टेल है ये काफ़ी लॉन्ग टेल होता है और ये टेल एक्सियल फिलामेंट का बना होता है, सेंट्रियोल्स का ही सब टाइप है, 9+2 अरेंजमेंट में ये टेल बना होता है। तो एक बार फिर से ये स्पर्म सेल्स के कुछ फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं। एक शॉर्ट में मैं इस बात को एक बार फिर से कर लेता हूँ कि एक्रोजोम गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं होगा, पोटामाइंस होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फ्यूचर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। डिस्टल सेंट्रियोल एक्सेल फिलामेंट जो कि स्पर्म के साथ फिलामेंट बनाने में हेल्प करता है। ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं नेबंकन शीथ जो कि मेम्ब्रेन से कवर रहता है। साइटोप्लाज्म भी रहता है, साइटोप्लाज्म के साथ पूरे शीट को हम लोग बोलते हैं मेंचिट। और रिंग सेंट्रियोल या जेनकिंस पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया को सही जगह पर प्लेस रखने देता है, वो नीचे की तरफ उसको उतरने नहीं देता। दो इन्फॉर्मेशन और हैं, ये इन्फॉर्मेशन है कि स्पर्म जो सेल्स होते हैं उनका साइज़ क्या होता है। तो स्पर्म सेल का साइज़ बहुत छोटा है, 0.06 mm इनका स्पर्म का मेमालियन ह्यूमन स्पर्म का साइज होता है। दो टर्म्स हैं, एजुओस्पर्मिया जो कि एग्ज़ाम में देखा गया है, एजुओस्पर्मिया जिसको मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया है, लास्ट में मेंशन कर रहा हूँ, एजुओस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया। तो स्पर्मी एजू का मतलब होता है नो स्पर्म, यानी कि अगर सीमन के अंदर में ह्यूमन मेल के सीमन के अंदर में अगर स्पर्म नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे एजुस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब होता है लेस स्पर्म। जनरली अगर केवल 5 मिलियन स्पर्म अगर हो पर ml तो इट इज़ नॉट एनफ टू फर्टिलाइज एन एग। तो ये जो लेस नंबर ऑफ स्पर्म है, जो नॉर्मल से जो लेस है, नॉर्मल की तुलना में जो लेस है, इसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया होने से भी फर्टिलाइजेशन जो है पॉसिबल नहीं है, फिर मेडिसिनल हेल्प लेना होगा उसके लिए। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू से। आप गो थ्रू कीजिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो फिर लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मुझे और हार्ड वर्क करने की प्रेरणा मिलती रहे।